हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? होप यू ऑल फिट एंड फाइन. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर. हमने कल स्टार्ट किया था तो उसी को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो. तो कल जो हमने किया था वो क्या था? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स. ठीक है, तो अब जो आज करेंगे हम उससे नेक्स्ट, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ दो चीज़ें आपको क्लियर करनी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको डिफरेंस आ जाए कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का, तो जिस अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन किया, आई थिंक सो यू आर वेल प्रिपेयर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है अभी, जैसे हमने किया फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, तो मेन डिफरेंस अब इसके, फाइनल गुड्स है क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, in between the boundary line of production, value addition is complete, yet value is yet to be added, ready for use by the final consumer, not ready for use by the final consumer. ठीक है, और एक बात, included in national income. तो फाइनल गुड्स ऐसी हैं जिनको आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे, बट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना. ठीक है, सेम जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तो मेन डिफरेंस क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स आर फॉर द कंज्यूमर्स. ठीक है, तो जिनको हम हाउस होल्ड सेक्टर यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर गुड्स. जिनको प्रोड्यूसर सेक्टर यूज़ कर रहा है दैट आर कॉल्ड द कैपिटल गुड्स. ठीक है, तो ये हमारी सेटिस्फेक्शन कर रही है, ये एक इनकम का सोर्स है, फिक्स एसेट है. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स लॉन्ग टाइम ही होंगी, है ना. तो कंज्यूमर गुड्स ज़रूरी नहीं है कि सारी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ हो रही हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये डेप्रिसिएट होती हैं. अब जो वन टाइम यूज़ है वो डेप्रिसिएट ही क्या होगी, है ना. तो वो तो सिंगल टाइम में यूज़ हो गई है. क्लियर. इनके खर्चे को क्या बोलोगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. इसका खर्चा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, और एक जो चीज़ याद रखनी वो मैं लिख रही हूँ, दिस इज़ द डायरेक्ट डिमांड. सिंपल रीज़न, डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्टली लिया, कंज्यूम किया, हमारी सेटिस्फेक्शन हो रही है. बट कैपिटल गुड इज अ डायरेक्ट डिमांड, इसको यूज़ किया जा रहा है, इनडायरेक्टली हमें चाहिए, है ना. क्यों चाहिए? बिकॉज इसी के साथ हमारी कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन होगी. ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हम इनको यूज़ नहीं करते. ठीक, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द टू. क्लियर. और सिंपल सी बात है बेटा, जब आपका कंसेप्ट ही क्लियर होगा देन आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इसको लिखने में. आप इजीली इसको लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट इन बिटवीन है, वो क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. बेटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको पता ही है कि खर्चा. ठीक है, मैंने अभी बोला हाउस होल्ड सेक्टर, लेकिन जो ये खर्चा है सी, ये सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर नहीं करेगा. ठीक है, तो और कौन है जो इसको कर रहा है? फर्स्ट तो मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज द हाउस होल्ड सेक्टर. ईच एंड एवरी इंडियन इज अ कंज्यूमर. ठीक है, हम सभी इंडियंस, चाहे कोई प्रोड्यूसर है या नहीं है, बट वो कंज्यूमर ज़रूर है. ठीक है, नेचुरल सी बात है बेटा, फॉर द सर्वाइवल हम सभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो खाना पीना पहनना घर, ये सब चीज़ें हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो रही हैं. ठीक है, सेकेंड द गवर्नमेंट सेक्टर. सरकार भी तो खर्चा करती है. कैसे? सरकार मिड डे मील चला रही है. ठीक है, तो जो ये मिड डे मील है उसमें भी तो सरकार का खर्चा ही हो रहा है बेटा, है ना. सरकार सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, इंटरेस्ट पे करिए अपने डेट्स पे, ये सब भी खर्चे ही होंगे. लेकिन इसमें आप कंजप्शन की बात कर रहे हो तो बेसिकली मिड डे मील इज़ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर. और इसके बाद आ जाओ NGOs. ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो जो गुरुद्वाराज हैं, टेम्पल्स हैं, ठीक,
तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो अपने कितने लोगों को फ्री में वो कुछ भी बांट रहे हैं, तो वो क्या हो गया बेटा जी, दैट इज़ आल्सो अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलोगे आप, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जब आपको सी कैलकुलेट करना है, यू विल ऐड द एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द NGOs। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने कल बोला था कि अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, अब प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर कोई फिक्स एसेट लेके आ रहा है, कोई ट्रैक्टर आपको बोला था कल, है ना, तो वो क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हमारे देश में कैपिटल का इंक्रीज़ होना। ठीक है, तो जितनी कैपिटल आपकी इंक्रीज़ होती जा रही है मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। ठीक, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेटा जी आगे दो तरह की होगी, वन इज़ द फिक्स इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज़ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान से देखो, सोचो, तो प्रोड्यूसर को ये दोनों चीज़ें चाहिए, उसको इन्वेंट्री भी चाहिए, उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ठीक, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट वही जो हमने कल की थी कि जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हो किसी भी तरह की, तो वो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो डेप्रिसिएट हो रही है, हाई वैल्यू है, रिपीटेडली यूज़ हो रही है, तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, सेम इन्वेंट्री क्या हो गया बेटा, स्टॉक। जितना आपके पास स्टॉक इंक्रीज होता जा रहा है वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मशीनरी आपको क्यों चाहिए, लॉन्ग टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन करना चाहते हो, यू नीड द मशीनरी। ठीक, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जितनी फिक्स इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है। ठीक है, जीडीपी ग्रो करेगी तो साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी साथ साथ इनकम इंक्रीज होगी। तो ये कह सकते हो ओवरऑल ग्रोथ इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। आप खुद सोचो, पहले का टाइम जब हम सब कुछ हाथ से करते थे, मैनुअल लेबर। ठीक है, तो जब तक मैन मेड का टाइम चल रहा था, मैनुअल लेबर का टाइम चल रहा था, तो जीडीपी की स्पीड बहुत स्लो थी। खुद सोचो, कोई भी काम हाथ से करना पड़े और उधर एक काम वही मशीन कर रही है, तो स्पीड का डिफरेंस तो होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है। ठीक है ना। तो अगर आप देश को डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में लेके आना चाहते हो तो हमें न्यू टेक्निक्स, न्यू मशीनरी चाहिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जितनी कैपिटल फॉर्मेशन होती जा रही है, कैपिटल फॉर्मेशन जितनी मशीनरी न्यू आ रही है उतना ही फिक्स इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब आ जाओ बात इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री होती है तीन तरीके की, एक तो फिनिश गुड्स। ठीक है, कोई इंसान है एज इट इज़ लेके आया, आगे सेल कर दिया। देन इज द सेमी फिनिश गुड्स। ठीक है, आई थिंक आपको पता ही होगा ना सेमी फिनिश क्या होता है। थर्ड क्या हो गया, थर्ड इज द रॉ मटेरियल। ठीक है, तो एक पर्सन जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ही इज अ प्रोड्यूसर, उसके पास तीन तरह की इन्वेंट्री होगी। ही हैज़ अ रॉ मटेरियल, ही हैज़ द सेमी फिनिश गुड्स, ही हैज़ द फिनिश गुड्स। एक पर्सन है होलसेलर और रिटेलर, सीधा सामान लाया और एज इट इज सेल कर दिया, फिनिश गुड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों। ओके, सेमी फिनिश तो चलो बीच में आ गई। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस और फिनिश गुड्स की। अब रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस खुद सोचो क्या होगी। इंसान के पास टाइम से रॉ मटेरियल नहीं होगा बेटा, प्रोडक्शन कहाँ से होगी, है ना। तो आई नीड अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ माई प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। तो अब रॉ मटेरियल का एक अच्छा स्टॉक मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं इजीली फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है, मतलब एक साथ ले आओ, आपको कॉस्ट का भी बेनिफिट होगा, कम रेट पे लग जाएगी, है ना। तो इकट्ठे लेके आओ, कभी मार्केट में ऐसा हो गया कि स्टॉक नहीं है उसका अवेलेबल, तो अभी मुझे प्रॉब्लम होगी, है ना। सो आई नीड अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ताकि इजीली मैं प्रोडक्शन कर सकूं। सेम फिनिश गुड्स, व्हाई डू आई नीड द फिनिश गुड्स, to meet the potential demand of my consumers.
ठीक है, मेरे कंज्यूमर्स हैं, उनकी डिमांड को मैं चाहती हूँ टाइम पे पूरा करना, ठीक, तो मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। क्लियर? आप खुद सोचो, एक शॉपकीपर है, जा रहे हो दुकान पे, एक सामान पूछा नहीं है, दूसरा पूछा दूसरे दिन नहीं है। तो अगर कोई आपके पास ऐसा शॉपकीपर भी है जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉक उसके पास अवेलेबल नहीं होता, 2 बार 3 बार 4 बार, उसकी गुडविल धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कम होनी शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे यार जब भी जाओ उसके पास तो सामान ही नहीं होता, क्या करना है जाके। तो जो आपके कंज्यूमर की डिमांड है, आपको स्टॉक उसके अकॉर्डिंग हर टाइम सफिशिएंट आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपकी गुडविल इंक्रीज़ हो सके, है ना। इसका डबल बेनिफिट हो जाएगा, जितनी गुडविल इंक्रीज़ होगी, एक तो गुडविल के प्रॉफिट्स होंगे, है ना। अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, तो जितनी गुडविल बढ़ती है प्रॉफिट इंक्रीज़ होते हैं, कंज्यूमर ज़्यादा आएगा तो भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को अब आप डिनोट कैसे करोगे, आई से। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है बेटा, कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके 2 रीज़न है, मतलब कुछ भी न्यू परचेज कर रहे हो तो उसके 2 रीज़न है। क्या है वो? फर्स्ट इज़ फॉर एडिंग टू माई स्टॉक ऑफ मशीनरी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट to add to my stock of fixed investment। ठीक है, क्या एग्जांपल दे सकते हो कि ऑलरेडी मेरे पास कोई भी चीज़ लगा लो, चलो मान लो मेरा कैफ़े है तो मेरे पास ऑलरेडी 10 लैपटॉप्स हैं, आई एम परचेजिंग 5 मोर, तो मेरा स्टॉक ऐड हो गया 10 से मेरे पास 15 हो गए टोटल। ठीक है, व्हाट कैन बी द सेकेंड रीज़न? सेकेंड रीज़न इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब पुरानी मशीन पुरानी होगी, रिपेयर उसे चाहिए बार बार, तो मतलब वो काम करने की कैपेबल नहीं रही, मेरा डेप्रिसिएशन पे खर्चा बहुत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। सो ओल्ड मशीन के बदले मेरे पास क्या आ रही है, न्यू मशीन। ठीक है, तो मैंने जो न्यू मशीन परचेज की उसके 2 रीज़न, पुरानी चीज़ है उसको बदल के न्यू लेके आनी है, या मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, सो मैंने अपनी मशीनरी में मतलब बढ़ावा कर लिया, न्यू लेके आई हूँ। ठीक है, क्लियर। तो इसका रीज़न क्या है, रिप्लेसमेंट का रीज़न क्या है, दैट इज़ द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो 2 तरीकों में डिवाइड होगी, 2 हिस्सों में। वन इज़ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट and other one is the net investment। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एडिशन, न्यू, एंड पे नेट, एंड पे न्यू, न्यू एडिशन, उसको बढ़ाना, अपनी मशीनरी को एक्सपैंड करना। ठीक है, सो नेट इंक्लूड्स ओनली द एडिशंस, बट ग्रॉस क्या है, ग्रॉस इंक्लूड्स बोथ। ग्रॉस इज इक्वल टू replacement plus additions, replacement plus additions। ठीक है, और replacement को नाम क्या दिया, depreciation का, addition को नाम क्या दिया, net investment का, है ना। तो मतलब gross investment is equal to net investment plus depreciation। Now this is your formula that you will require in your chapter number 4 and chapter number 3 also। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को दोबारा से ध्यान से सुनो। एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, या तो उसने अपनी मशीनरी को ऐड करना, बढ़ाना है ना, उसके पास ऑलरेडी 2 4 6 हैं, तो उसने 1 2 और परचेज कर लिए। ठीक, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, लेकिन अगर उसकी कोई चीज़ पुरानी होगी और उसने उसको रिप्लेस करना है, वो पुरानी क्यों होगी, क्योंकि वो डेप्रिसिएट होगी, तो वो जो रिप्लेस कर रहा है वो रिप्लेसमेंट की न्यू मशीन वो ऐड होगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। तो ध्यान से सुनना आप, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ये वाली इन्वेस्टमेंट भी है, दिस वन भी है। ठीक है, तो ग्रॉस में रिप्लेसमेंट प्लस एडिशन दोनों है, बट नेट में सिर्फ एडिशन होगा। सो ग्रॉस इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन
प्लस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग शफलिंग करके आपके 3 फॉर्मूले हो गए, है ना। सेकंड क्या है, वैसे तो ये बच्चों वाला काम है, चलो मैं फिर भी लिख देती हूँ, शायद कोई ज़्यादा ही बच्चा हो। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब कैसे भी करके बस एक आपको याद रखना है, बाकी तो हो ही जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू रिक्वायर फॉर थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। ठीक है, इसको वहाँ पर भी रिपीट करेंगे। अब ये भी सोचो कि ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ का है, ग्रॉस का ज़्यादा बेनिफिट होगा या नेट का होगा? होगा दोनों का। ज़्यादा किसका होगा? ज़्यादा होगा नेट। क्यों? मशीनरी बढ़ रही है। ठीक है, और ऑलरेडी हमने ऑलरेडी क्या किया है कि जितनी मशीनरी इंक्रीज़ होगी, जीडीपी डेवलप होगी, ग्रोथ होगी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, मतलब ओवरऑल कंट्री डेवलप होगी। ठीक है, तो उसका ज़्यादा इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। ओके, अब इसके बाद डिफरेंस आप कर लोगे, आई होप सो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्ज़ाम 19 को है, सो मैं ट्राई कर रही हूँ जितना मैक्सिमम हो सका। ठीक, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम फटाफट मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। हाँ जी, नाउ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है पता है? अकाउंट्स वालों को तो स्पेशली पता है। हमारी कोई भी फिक्स एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट, वो टाइम के साथ साथ डेप्रिसिएट हो रही है। ठीक है, रीजंस नॉर्मल वियर एंड टियर। ओके, नॉर्मल वियर एंड टियर, इसके रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हद तक एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर इज द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज एक्सीडेंटल डैमेजेस। नॉर्मल वियर एंड टियर क्या है बेटा? कुछ भी यूज़ करिए, जो बुक अभी आपके पास है ना, उसको 1 साल यूज़ करोगे, साल के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, जो ज़्यादा पड़ती है, नेचुरल सी बात है। तो वो क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर है। एक्सीडेंटल डैमेजेस, ठीक है, एकदम से कोई कुछ हो गया, मोबाइल हाथ से गिर गया, कुछ टूट गया, एक्सीडेंटल डैमेजेस। ठीक, देन इज एक्सपेक्टेड, इसको ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब ये क्या है? चलो ये तो शायद आपको टाइम लग जाए प्रोनाउंस करने में। एक्सपेक्टेड, द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज एक्सपेक्टेड, मतलब जो चीज़ प्रोड्यूसर को एक्सपेक्टेड है। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ है वो परमानेंट थोड़ी ना है मार्केट में। एग्जाम्पल ले लो, स्टार्टिंग में क्या आए थे? ब्लैक एंड वाइट टीवी आए थे। ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछ के देखो, अपनी दादी से पूछ के देखो, तो पहले जिस तरह के टीवी होते थे, ठीक, फिर धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गए मार्केट में से, दूसरी तरह के आने शुरू हो गए, है ना। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले स्टार्ट हो गए। ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी आए, कलर से देन एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, है ना। तो अब प्रोजेक्टर भी चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है कि कुछ भी जो मार्केट में आया वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल और दे रही हूँ। स्टार्टिंग में कैमरे में एक रील यूज़ करते थे, ठीक है, नेगेटिव्स बोलते थे उसको, नेगेटिव्स, तो उसको वॉश करके फिर आपकी फ़ोटो डेवलप होती थी। ओके है, लेकिन आजकल वैसा कुछ भी नहीं है ना। तो प्रोड्यूसर ऑलरेडी इस लॉस के लिए रेडी है, उसको पता है कि मैं जो चीज़ मार्केट में लेके आया हूँ वो कभी भी न्यू टेक्निक के आने से मार्केट से जा सकती है। क्यों? पता है कि जब न्यू टेक्निक आएगी तो डिमांड भी न्यू होगी, है ना। कुछ भी मार्केट में न्यू आता है, बच्चों का, लोगों का इंटरेस्ट उसमें हो जाता है, यार इसको यूज़ करो, ये समथिंग न्यू है ना। तो एक्सपेक्टेड क्या है बेटा? चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, दोनों देखो ध्यान से, दोनों चीज़ें रिलेटेड है ना आपसे, आपस में। टेक्निक चेंज होगी तो नेचुरल सी बात है बेटा, डिमांड भी चेंज होगी, है ना। तो ये चीज़ आती है एक्सपेक्टेड में, जिसके लिए प्रोड्यूसर तैयार है। ठीक है, तो इसको रिकवर करने के लिए अब वो क्या करेगा? ही विल प्रिपेयर DRR, अकाउंट्स वालों डिबेंचर रिडेम्पशन पे मत जाना। दिस इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मतलब मैं एक फंड तैयार कर रही हूँ, जितने की मेरी एसेट आपको निकालनी आती होगी, 10 लाख की आपकी एसेट है, कॉस्ट ऑफ द एसेट
उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो आप पर एनम 10 सालों के लिए 1 लाख रुपया इसमें ट्रांसफ़र करोगे, ताकि आफ्टर 10 ईयर्स यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट, आपके पास 10 लाख रुपए हो जाए, आप इजीली अपने एसेट को रिप्लेस कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपको एक चीज़ और भी याद होगी, स्क्रैप वैल्यू C-S/N। अगर इसी एसेट की मान लो 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल के बाद जब इसको सेल करोगे तो एज ए स्क्रैप आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, इन दैट केस नाउ 9 लाख अपॉन 10 90,000, आप पर एनम 90,000 डालोगे DRR में। ठीक है, तो DRR डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों चाहिए, ये मुझे चाहिए ताकि मैं टाइम पर अपनी एसेट को रिप्लेस कर सकूं। ठीक है, मेरे प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आए, इजीली मैं अपनी प्रोडक्शन करते रहूं ताकि GDP कोई इम्पैक्ट ना हो। ओके, चलो अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। क्लियर? गुड बाय टिल देन।